जुलाई 1914 1914 में रशियन और जर्मन अंपायर्स में एक लड़ाई का आगाज होता है। दोनों शहनशाहों के नजदीक ये एक मामूल की मुख्तसर सी जंग थी। ऐसी कि जर्मन शहनशाह काइजर विलियम II ने अपनी फोर्सेस से कहा, सर्दियों से पहले जब दरख्तों के पत्ते गिरने लगेंगे तो तुम अपने घरों को लौट चुके होगे। दूसरी तरफ ज़ार रूस की फौज को यह फिक्र दामनगीर थी कि चंद दिन की तो जंग है, फतह के बाद हमें अपनी भारी भरकम ये खुरदरी वर्दियां तो उतार ही देना है, तो क्या मामूल की स्मार्ट यूनिफॉर्म्स जिनमें हम हीरो से लगते हैं अभी से साथ रख लें, या बर्लिन पहुंचकर फतह के बाद डाक के जरिए घरों से मंगवा लें ताकि रास्ते में हमें ये बोझ ना उठाना पड़े। अब ये दोनों फोर्सेस ऐसा सोच रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इनमें से ज्यादातर जवान वो थे जो आखिरी बार अपने घर वालों से मिल रहे थे। अब उनके घरों से कोई पार्सल नहीं आना था, बल्कि उनके जिस्मों के पार्सल्स घरों को वापस जाना थे। ये एक पतझड़ नहीं, बल्कि कई खिजाएं, कई विंटर सीजन्स, कई स्नोफॉल्स, सीलन ज़दा खंदकों, ट्रेंचेस में गुजारने वाले थे, क्योंकि शहनशाहों के नज़दीक ये चंद दिन की जंग 1566 1566 डेज तक फैलने वाली थी। वही जंग जिसे तारीख ने पहले द ग्रेट वॉर का नाम दिया और आज हम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो में हम आपको ब्रांड न्यू सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली किस्त में यही कहानी दिखा रहे हैं। मैकूरस फेलोज 28 जून 1914 1914 का दिन था। सुबह 11 बजे के करीब बोस्निया के दारुल हुकूमत सरायेवो के टाउन हॉल से एक खुली छत वाली डबल फैटन कार निकली। इस कार में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के वली अहद क्राउन प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट और उनकी अहलिया डचेस ऑफ ह्यूमबर्ग सोफी बैठी थी। कार में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बोस्निया के मिलिट्री गवर्नर ऑस्कर प्यूटॉक भी बैठे हुए थे। फ्रांस फेर्डिनेंट कुछ नाराज से थे। सुबह टाउन हॉल आते हुए उनकी कार पर दरअसल एक बम फेंका गया था। प्रिंस ने चाबकदस्ती से बम को बाजू मारकर परे तो गिरा दिया था, लेकिन बम दूर गिरने के बजाय पिछली गाड़ी पर ही जा गिरा था। इससे उन्हीं के कुछ साथी जख्मी भी हो गए थे। फ्रांस फेर्डिनेंट इन्हीं जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में बैठे मिलिट्री गवर्नर को अचानक एहसास हुआ कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने के लिए आहिस्ता की, लेकिन इससे पहले कि वो रुख मोड़ता अचानक 2 फायर हुए। एक गोली प्रिंस की गर्दन को, उनकी शहरक को जख्मी करते हुए निकल गई। दूसरी गोली उनकी बीवी सोफी के पेट में लगी। दोनों को फौरी तौर पर कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अचानक प्रिंस अपनी गर्दन पकड़कर झुकने लगे। उनकी बीवी ने घबराकर उनसे पूछा, आपको क्या हुआ? लेकिन ये कहते कहते वो खुद भी लुढ़क कर सीट से नीचे गिर गई। फ्रांस फेर्डिनेंट ने चीख कर कहा, सोफी डियर, मरना नहीं, तुम्हें हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन सोफी फिर कुछ नहीं बोली। सिक्योरिटी वालों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। प्रिंस मुसलसल यही कहते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कहते कहते वो खुद भी खामोश हो गए, बेहोश हो गए। जख्मी शाही जोड़े को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी मुआयने के बाद ही बता दिया कि ये दोनों तो मर चुके हैं। इस कत्ल की खबर अगले दिन जब अखबारात में छपी तो साथ ही एक बड़ी जंग की धमक भी सुनाई देने लगी, क्योंकि यह कत्ल महज 2 जानों का ज़िया नहीं था, इसके पीछे एक कहानी थी। साथियों, 1914 1914 में यूरोप के नक्शे पर 4 ताकतें, 4 पावर्स छाई हुई थी। ज़ार रूस की रशियन अंपायर, ऑटोमन अंपायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर और जर्मन अंपायर। पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप या तो इन्हीं ताकतों के कब्जे में था या इनसे अलग होने वाली छोटी छोटी कुछ और रियासतों पर मुश्तमिल था। खास तौर पर पोलैंड तो बाकायदा रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में तकसीम हो चुका था। इनके अलावा बरतानिया और फ्रांस भी उस वक्त की बड़ी ताकतें थीं, लेकिन इनकी अंपायर्स यूरोप से बाहर थी। यूरोप के सेंटर में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी अंपायर थी, जिसमें हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया समेत कई यूरोपीय ममालिक शामिल थे। लेकिन इस अंपायर के साथ एक मसला था, वो ये कि इसके जुनूब में, साउथ में और मशरिक में, ईस्ट में कई नए ममालिक उभर चुके थे, जैसा कि सर्बिया और रोमानिया वगैरह। ये सब ऑटोमन अंपायर से आज़ाद हुए थे। इनमें सर्बिया के लोग स्लाविक नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और ऑस्ट्रेलियन अंपायर में भी मेजॉरिटी स्लाविक्स ही की थी।
इसीलिए सर्बिया की ख्वाहिश थी कि ऑस्ट्रियन अंपायर के स्लाविक नस्ल वाले सारे इलाके सर्बिया में शामिल करके एक ग्रेटर सर्बिया कायम किया जाए, जिसे वो यूगोस्लाविया का नाम देते थे। यूगोस्लाविया का मतलब था साउथ स्लाविक लोगों की सरजमीन। तो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया के ड्रीम को पूरा करने के लिए सर्बों का पहला टारगेट ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर का इलाका बोस्निया था। यह इलाका 1878 में ऑस्ट्रिया ने उस्मानियों से छीना था और फिर 1907 में इसे बाकायदा अपनी अंपायर में जम कर लिया था, शामिल कर लिया था। ऑस्ट्रिया के इस इकदाम पर सर्बिया ने एहतजाज भी किया था। सर्बिया के अंदर ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया था। सर्ब नेशनलिस्ट ने बोस्निया को ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर से अलग करने के लिए एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी शुरू कर दी थी। इस तहरीक का मरकजी ग्रुप ब्लैक हैंड था, जो सर्ब इंटेलिजेंस की सरपरस्ती में सर्बिया में ही कायम किया गया था। इनका लोगो एक बहुत ही खतरनाक सा निशान था, जिस पर एक खोपड़ी, हड्डियां, जहर की एक बोतल, चाकू और बम बना हुआ था। यानी ये ग्रुप कायम ही मुसल्ला जद्दोजहद के लिए, आर्म्ड स्ट्रगल के लिए किया गया था। इस ग्रुप की एक ब्रांच यंग बोस्निया कहलाती थी, जिसमें बोस्निया में रहने वाले सर्ब नौजवान, खास तौर पर टीनेजर्स के जो लड़के हैं वो शामिल थे। ये जज्बाती किस्म के नौजवान सर्ब इंटेलिजेंस की मदद से बोस्निया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते थे। ऑस्ट्रिया के वली अहद के कत्ल का मंसूबा भी इसी ग्रुप ने तैयार किया था। जिस पिस्टल से शाही जोड़े पर गोलियां चलाई गई थी, वो भी सर्ब इंटेलिजेंस ने ही इन्हें फराहम किया था। इस किलिंग प्लॉट में, इस असैसिनेशन प्लॉट में कुल 6 कातिल शामिल थे, जिन्हें कई मुकामी लोगों की मदद भी हासिल थी। प्रिंस फ्रांस फेर्डिनेंड और उनकी अहलिया जिस शख्स की गोलियों का निशाना बने, वो एक 19 साला सर्ब स्टूडेंट गोवरिलो प्रिंसेप था। इसे फायरिंग के बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोस्तों जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे अक्सर गलत तौर पर समझा जाता है कि ये कातिल गोवरिलो की गिरफ्तारी की तस्वीर है, लेकिन असल में ये इस जगह एक और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी की पिक्चर है। असल कातिल गोवरिलो की नहीं है। बहरहाल दोस्तों, गोवरिलो पकड़ा तो गया था, लेकिन इसे सजाए मौत नहीं दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रियन लॉ के मुताबिक 20 बरस से कम उम्र शख्स को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। चुनाचे गोवरिलो को 20 बरस कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। ताहम वो टीबी का मरीज था और 4 बरस बाद जेल ही में कुदरत का हाथ उसे जिंदगी से आजाद बहरहाल कर गया था। 2015 में सर्बिया के प्रेसिडेंट तोमिस्लाव निकोलिच ने बल्ग्राद में गोवरिलो के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की थी और इसे कौमी हीरो करार दिया था। साथियों, ऑस्ट्रिया के वली अहद और उनकी बीवी का कत्ल एक ताकतवर अंपायर के लिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के लिए गैर मामूली बात थी, क्योंकि बहरहाल इसी शख्स ने बाद में शहनशाह बनना था। फिर इनके 3 कमसिन बच्चे भी यतीम हो चुके थे। पूरी अंपायर में सोग मनाया जा रहा था। 4 जुलाई को वियना में शाही जोड़े की आखिरी रसूमात अदा की गईं। हजारों लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया। फिर इनके ताबूत वियना से 122 किलोमीटर दूर आर्टिस्टेटन कासल ले जाकर दफन कर दिए गए। ऑस्ट्रिया के लिए ये तारीखी सानहा था और ये हादसा सर्ब इंटेलिजेंस की मदद से पेश आया था। ऑस्ट्रियन अंपायर इंतकामन अब सर्बिया को तबाह कर देना चाहती थी। आप इस प्रोपेगेंडा कार्टून को देखें, जिसमें नजर आ रहा है कि सर्बिया के हाथ में बम और चाकू है और इसे ऑस्ट्रिया का हाथ कुचल रहा है, जबकि साइड पर लिखा है कि सर्बिया को जरूर मर जाना चाहिए। यह कार्टून ऑस्ट्रिया के मूड को पूरी तरह जाहिर कर रहा है, लेकिन इस खतरनाक मूड के बावजूद ऑस्ट्रिया फौरी तौर पर सर्बिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वजह यह थी कि सर्बिया भले ही छोटा और कमजोर सा मुल्क था, लेकिन वो रूस जैसी ताकतवर अंपायर का दोस्त था। रशियन अंपायर ने खुद को ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, जिसमें यूरोप का खित्ता बल्कान भी शामिल था, इसकी तमाम ऑर्थोडॉक्स मसीही आबादी का प्रोटेक्टर, मुहाफिज डिक्लेयर कर रखा था। सर्बिया भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, जबकि ऑस्ट्रियन अंपायर के हुक्मरान कैथोलिक थे। इसलिए रूस सर्बिया का फितरी इत्तेहादी था। इनका इत्तेहाद कितना गहरा था, इसका अंदाजा यूं लगाएं कि 1878 में रूस ने ही सर्बिया को उस्मानी तुर्कों से आज़ादी दिलवाई थी। अगर इसे मजीद सादा अल्फाज में आपके सामने रखें तो यूरोप में उस वक्त 2 बड़े वाज़े फौजी इत्तेहाद थे। पहला इत्तेहाद रूस, फ्रांस और बरतानिया का था, जिसे ट्रिपल एंटेंट या 3 कौमी इत्तेहाद कहा जाता था। दूसरा इत्तेहाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का था, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। तो मिलिट्री अलायंस की इस पेचीदा से खेल में यह तय था कि किसी भी 2 मुल्कों की लड़ाई सब मुल्कों को इसमें खींच लाएगी। इसके इत्तेहादी और दुश्मन दोनों को उस जंग में कूदना पड़ेगा, जो भले उसकी वजह से शुरू हुई थी या नहीं।
जैसा कि उस वक्त छपने वाले इस कार्टून में भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हमला करेगा तो ऑस्ट्रिया पर रूस करेगा, रूस पर जर्मनी करेगा और इनके पीछे फ्रांस और बर्तानिया भी दौड़े चले आएंगे। यानी ये सब महसूस कर रहे थे कि लड़ाई किसी भी वजह से शुरू हुई, तमाम आलमी ताकतें इसमें कूदने पर मजबूर होंगी, एक ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी। आप सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि बर्तानिया के बादशाह किंग जॉर्ज V, जर्मनी के शहनशाह काइजर विल्हेम II और रूस के हुक्मरान जार निकोलस II आपस में कजन्स थे। तीनों की ब्लड लाइन्स माँ या बाप की तरफ से साबिक मलका बर्तानिया क्वीन विक्टोरिया से मिलती थी, लेकिन ये रिश्तेदारी भी दोस्तों हालात का रुख मोड़ने में नाकाम रही थी। दोस्तों ये था वो बैकग्राउंड जिसमें ऑस्ट्रिया अपने शाही जोड़े के कत्ल का इंतकाम सर्बिया से लेने के लिए जर्मनी की मदद चाह रहा था। यानी अगर रूस सर्बिया को बचाने आएगा तो जर्मनी उसके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को यकीन दिला दिया कि रूस के साथ जंग हुई तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इस जवाब से ऑस्ट्रिया के बूढ़े शहनशाह फ्रांस जोसेफ I मुतमईन हो गए। अब वो सर्बिया को सबक सिखाने के लिए आज़ाद थे। यहाँ आपको दोस्तों ये भी बता दें कि आर्च ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड जिनका कत्ल हुआ था वो बड़े पुरअमन शख्स थे। वो हमेशा जंग से दूर रहने की बात किया करते थे। वो तो स्लाविक नस्ल के लोगों यानी सर्बों और दूसरी कम्युनिटीज से भी हमदर्दी रखे हुए थे। ऑस्ट्रिया में बादशाह के अंडर जो पार्लिमानी गवर्नमेंट कायम थी उसमें वो स्लाविक लोगों की ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते थे। यानी देखा जाए तो सर्बों ने सिर्फ एक क्राउन प्रिंस को ही कत्ल नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी आवाज़ को खामोश कर दिया था जो यूरोप को आलमी जंग से बचा सकती थी और उनकी इत्तेहादी थी। तो इसके बाद दोस्तों अब वही होना था जो पुरअमन लोगों के कत्ल के बाद होता है, यानी एक वर्ल्ड वॉर। जंग का आगाज सख्त वार्निंग्स और अल्टीमेटम्स से हुआ। 23 जुलाई को जुमे के रोज बलगराद में ऑस्ट्रियन सफीर ने सर्ब वजीर खारजा को अल्टीमेटम का डॉक्यूमेंट थमा दिया। इस दस्तावेज में इस डॉक्यूमेंट में मुतालबा किया गया था कि ऑस्ट्रियन शाही जोड़े के कत्ल में मुलविस तमाम लोगों को सख्त सजा दी जाए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ काम करने वाली तमाम अंडरग्राउंड तहरीकों पर क्रैकडाउन शुरू किया जाए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। प्रोपेगेंडे में शामिल तमाम सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरहद पार यानी ऑस्ट्रियन इलाके में हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। सर्बिया को इस अल्टीमेटम का जवाब देने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया गया। इस अल्टीमेटम के साथ ही ऑस्ट्रिया ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी ताकि दबाव रखा जा सके। आर्मी और नेवी को मोबिलाइज करना भी शुरू कर दिया गया। कम से कम 3 ऑस्ट्रेलियन बहरी जंगी जहाज़ों ने यूरोप के मशहूर ज़माना डेन्यूब रिवर में पोजीशन संभाल ली थी। डेन्यूब रिवर यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है जो जर्मनी से शुरू होकर ब्लैक सी तक जाता है। रास्ते में ये ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना और सर्बियन कैपिटल बलग्राद से भी गुजरता है। तो ये जहाज डेन्यूब रिवर में सफर करते हुए ऑस्ट्रियन एम्पायर से सर्बिया में दाखिल होकर बलग्राद के करीब पहुंच गए थे और बमबारी के लिए तैयार थे। सर्बिया के पास इन्हें रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। ऑस्ट्रिया के तकरीबन 360,000 3,60,000 फौजी भी सर्बियन बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। ऑस्ट्रिया के मुकाबले में सर्बिया के पास दोस्तों महज 20,000 या इससे भी कम सिपाही मौजूद थे। ये फौज ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने के लिए तो नाकाफी थी, लेकिन सर्बिया को एक तो अपने इत्तेहादी रूस पर बड़ा भरोसा था, फिर इसने अपने तौर पर भी बड़े पैमाने पर भर्तियां करके लाखों रजाकारों को तैयार कर लिया था। मतलब सर्बिया मुकाबले के मूड में तो था। ताहम इसने ऑस्ट्रिया का अल्टीमेटम बिल्कुल ही मुस्तरद नहीं कर दिया, बल्कि इसका एक गोल सा जवाब भेजा। सर्बियन हुकूमत के जवाब में कहा गया था कि हम ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात तो चाहते हैं, हम ऑस्ट्रिया हंगरी के वो तमाम मुतालबात मानेंगे जिनके जरिए हमसाया मुल्कों में क्राइम्स और अनरेस्ट को रोकने में मदद मिल सके। एक सिविलाइज्ड स्टेट महज़ब रियासत के तौर पर ये सर्ब हुकूमत की यानी हमारी जिम्मेदारी है कि वो पूरे खलूस के साथ ऑस्ट्रेलिया से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए हर मुमकिन कदम बढ़ाए। अब दोस्तों बज़ाहिर ये जवाब अच्छा था, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि जिन तंजीमों और सरकारी अफसरान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने कार्रवाई की डिमांड की है उन पर कोई क्रैकडाउन होने वाला है या नहीं। चुनाचे ऑस्ट्रेलिया ने इस जवाब को मुस्तरद कर दिया और सर्बिया से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। सूरत हाल और बिगड़ने लगी। 27 जुलाई के रोज ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अगले रोज 28 जुलाई को 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी, ऐलान जंग कर दिया। बलग्राद में सर्ब हुकूमत को ऐलान जंग के डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। सर्बिया पर हमला शुरू हुआ तो इसके इत्तेहादी रूस ने भी अपनी फौज को मूव करना शुरू कर दिया।
इससे पहले अब कि रूस हमला करता, 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर वॉर डिक्लेयर कर दी। रूस के उस वक्त के दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग में जर्मन सफीर काउंट फ्रेडरिक ने रशियन वजीर खारजा सरगेई सिजनोव को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हवाले कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने सफीर से कहा, यह जंग शुरू करने पर हर कौम तुम्हें अब लानत मलामत करेगी। कहते हैं ये बात सुनकर और इस बात की शिद्दत महसूस करके जर्मन सफीर कम से रोने लगे, क्योंकि जानते तो वो भी थे कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन यह ख़त्म कैसे होगी ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन जाहिर है वो जंग को रोक तो नहीं सकते थे। सो जंग तो हुई। 2 रोज बाद दोस्तों 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर भी वॉर डिक्लेयर कर दी। जर्मनी के फ्रांस और रूस पर हमले के बाद इन दोनों का इत्तेहादी बरतानिया भी अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। अगले रोज 4 अगस्त को बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 5 अगस्त को ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मतलब सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा यूरोप ही गुत्थम गुत्था हो चुका था। बस एक इटली था जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया का अहम तरीन इत्तेहादी होने के बावजूद न्यूट्रल रहा, गैर जानिबदार रहा। ये इन दोनों ताकतों के लिए एक बड़ा झटका था। ताहम इन्होंने इस पर कोई फौरी एक्शन नहीं लिया और लड़ाई जारी रखी, क्योंकि इन्हें अपनी जल्द फतह का पूरा कामिल यकीन था। दोस्तों जल्द जंग के खात्मे की हाई होप्स के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पहली गोली चल चुकी थी। लेकिन जंग के शुरू में ही ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा ब्लडर कर दिया। वो यूं कि जंग शुरू होने से 1-2 दिन पहले सर्बियन फौज के कमांडर फील्ड मार्शल राडोमिर प्यूटनिक सर्बिया नहीं बल्कि किसी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के शहर बुडापेस्ट में मौजूद थे, जो अब हंगरी में है। वो जल्द अज जल्द अपनी फौज की कमान के लिए सर्बिया पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनरल प्यूटनिक बहुत तजुर्बाकार और मंझे हुए कमांडर थे। अगर उन्हें कैद रखा जाता तो मुमकिन था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्बिया को हराना बहुत आसान हो जाता और वो जंग जिसे वो जल्द खत्म करना चाहते थे मुमकिन है जल्दी खत्म भी हो जाती। लेकिन ऑस्ट्रियन शहंशाह एम्परर जोसेफ ने हाथ आए दुश्मन को रिहा कर दिया, बल्कि उन्हें सर्बिया वापसी के लिए महफूज रास्ता भी फराहम किया। ऐसा शायद उन्होंने इस असूल की बुनियाद पर किया था कि घर आए मेहमान को गिरफ्तार करना कोई बहादुरी नहीं, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन ये असूल पसंदी उन्हें हकीकत में बहुत महंगी पड़ी। जनरल प्यूटनिक सर्बिया वापस पहुंचे और अपनी फौज की कमान संभाल ली, और ऐसी संभाली कि बज़ाहिर कमजोर सर्बियन आर्मी ऑस्ट्रेलियन फौज के सामने, ऑस्ट्रेलियन एम्पायर की फोर्सेस के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। सबसे पहले तो दरिया डन्यूब में तैनात ऑस्ट्रेलियन बहरी जहाजों ने बलग्राद पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू की। इसके बाद जमीनी फौज ने कई मुकामात से सर्बिया की सरहद पार कर ली। ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकत के मुकाबले में सर्बिया की फतह का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन सर्बियंस ने हर महाज पर हमलावर ऑस्ट्रेलियन आर्मी को टफ टाइम देना शुरू कर दिया। सबसे अहम लड़ाई बोस्निया के बॉर्डर्स के करीब सर्बिया के पहाड़ी सिलसिले सीआर माउंटेन्स में लड़ी गई। 15 से 24 अगस्त तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में सर्बों ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को अपसेट शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया के 2 लाख हमलावर फौजियों में से 10,000 मारे गए, 30,000 30,000 जख्मी और 4500 गिरफ्तार हो गए। सर्बिया के 1,80,000 सिपाहियों में से 5,000 सोल्जर्स हलाक हुए, जबकि 15,000 जख्मी हुए। इस अपसेट शिकस्त ने ऑस्ट्रिया का सर्बिया को फौरी हराने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इसके बाद सर्बों ने तमाम अंदरूनी महाजों पर भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस को मार मार कर अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। अगले माह सितंबर में ऑस्ट्रेलियंस ने बोस्निया वाले बॉर्डर से फिर हमला किया। उन्होंने रास्ते में एक दरिया टुरीना को अबूर किया और कुछ फौजी कामयाबियां भी हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद सर्बों ने उन्हें फिर शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रियन फौज दूसरी बार भी बोस्निया की तरफ पसपा हो गई। तकरीबन 1 माह तैयारी के बाद उन्होंने 24 अक्टूबर को दोबारा हमला किया। ये हमला पहले 2 हमलों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब रहा। ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने सर्बिया में जबरदस्त पेशकदमी की। 2 नवंबर 1914 के रोज उन्होंने दारुल हुकूमत बलग्राद पर कब्जा कर लिया। सर्ब फोर्सेस बलग्राद से पसपा हो गईं, ताहम उन्होंने कुछ दिन के बाद काउंटर अटैक लॉन्च किया। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दरियाए कैलोबारा के किनारे जबरदस्त जंग। इस जंग में 30,000 ऑस्ट्रेलियन और 22,000 सर्बियन फौजी हलाक हुए। लेकिन ये जंग सर्बों की शानदार फतह पर खत्म हुई। सर्बों ने 76,000 ऑस्ट्रेलियंस को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उन्होंने बल्गराद का कब्जा भी वापस ले लिया और दिसंबर के आखिर तक ऑस्ट्रियंस को एक बार फिर सर्बिया से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया। यही नहीं बल्कि बल्गराद के करीब ही दोस्तों कुछ ऑस्ट्रेलियन सरहदी इलाकों पर भी सर्बों ने कब्जा कर लिया। साथियों, ऑस्ट्रेलियंस की ये शिकस्तें बहुत ही जिल्लत आमेज थी। इनका एक बड़ी ताकत होने का भरम टूट चुका था। उन्होंने परेशान होकर अपने इत्तेहादी जर्मनी से मदद मांग ली। जर्मनी की फौजी मदद और कई माह की मजीद तैयारियों के बाद उन्होंने अक्टूबर 1915 में दोबारा सर्बिया पर चढ़ाई कर दी, यानी अगले साल। जर्मन फील्ड मार्शल ऑगस्ट मैकेंसन इनकी कमान कर रहे थे। इस बार सर्बिया का नाराज हमसाया मुल्क बल्गारिया भी उनके साथ था। इस पर एलाइड पावर्स ने ये प्रोपेगेंडा कार्टून्स भी शाया किए कि बल्गारिया ने सर्बिया की पीठ में दरअसल खंजर घोंप दिया है। तो खैर दोस्तों, तीनों मुल्कों का मुश्तरका हमला कामयाब रहा। सिर्फ 3 माह में यानी जनवरी 1916 तक 1916 तक कैपिटल बल्गराद समेत पूरा सर्बिया अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर और उनके इत्तेहादियों के कब्जे में आ चुका था। सर्बियन फौज शदीद नुकसानात उठाने के बाद हमसाया मुल्क अल्बानिया के पहाड़ों से यूनान की तरफ पसपा हो गई थी। यूनान उस वक्त तक जंग में गैर जानिबदार था, लेकिन उसने सर्बियन फोर्सेस को अपने मुल्क में पनाह दे दी। तो खैर, सर्बिया को फतह करने के बाद इसके सारे इलाके को ऑस्ट्रियन और बल्गेरियन ऑक्यूपेशन जोन्स में तकसीम कर दिया गया। ये जो ग्रे एरिया में आपको इलाका नजर आ रहा है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में चला गया, जबकि ग्रीन एरिया बल्गारिया के पास था। मतलब सर्बिया का किस्सा 1916 के जनवरी में खत्म हो गया। लेकिन सर्बिया तो दोस्तों ग्रेट वार का एक माइनर सा छोटा सा प्लेयर था। असल मुकाबला तो बड़े खिलाड़ियों में था, जो कि वेस्टर्न फ्रंट पर अब हो रहा था। जर्मनी का शिल्फन प्लान अपने फुल स्विंग में था। इस प्लान के मुताबिक फ्रांस पर 40 रोज 40 डेज में मुकम्मल कब्जा करके जंग खत्म कर दी जाना थी। तो इस शिल्फन प्लान का क्या हुआ और यह प्लान था क्या? मैक्यूरस फेलोज जर्मनी के एक फील्ड मार्शल थे, एल्फ्रेड वॉन शिल्फन। वो 1891 से 1906 तक, 1891 से 1906 तक जर्मन फोर्सेस के कमांडर रहे थे। उन्होंने फ्रांस पर कब्जे के लिए एक जबरदस्त जंगी मंसूबा तैयार करके रखा हुआ था। आप जानते हैं कि दुश्मन ममालिक के खिलाफ, बल्कि दोस्तों के खिलाफ भी वॉर प्लान्स अमन के दिनों में भी बन रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक मंसूबा कमांडर शिल्फन ने तैयार किया था, जो उन्हीं के नाम पर शिल्फन प्लान कहलाता था। मंसूबा ये था कि जर्मन फोर्सेस फ्रांस के बॉर्डर पर बराह रास्त हमला नहीं करेंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से शुमाल मशरकी तरफ से बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ जाएगा। ये हमला इस तेज रफ्तारी से किया जाएगा कि फ्रांसीसी फौज के संभलने से पहले ही जर्मन फोर्सेस पेरिस पहुंच जाएंगी और कैपिटल का कंट्रोल संभाल लेंगी। इस तरह पेरिस के मशरिक में जर्मनी के बॉर्डर तक फैली हुई सारी फ्रांसीसी फौज जर्मनों के घेरे में आकर तबाह हो जाएगी। यानी अगर सब कुछ इस मंसूबे के मुताबिक हो तो जर्मन तेज रफ्तारी से फैसला कुन फतह हासिल कर लेंगे, जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी और फौजी नुकसानात भी कम से कम होंगे। तो ये प्लान जनरल शिल्फन ने बनाया था। लेकिन बात ये थी कि 1914 में 1914 में ये प्लान तो जिंदा था, शिल्फन खुद वफात पा चुके थे। सो नए कमांडर्स ने इनके प्लान में थोड़ी सी तब्दीली कर ली। वो ये कि ओरिजिनल प्लान के तहत नीदरलैंड पर भी कब्जा किया जाना था, लेकिन प्लान जो तब्दील किया गया उसमें नीदरलैंड पर कब्जे का हिस्सा ही निकाल दिया गया। इसके बजाय फ्रांस की सरहद पर छोटे से मुल्क लक्समबर्ग और बेल्जियम से हमले का मंसूबा बनाया गया। इस तरमीम शुदा शिल्फन प्लान के तहत 2 अगस्त के रोज जर्मन फौज ने लक्समबर्ग पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने बेल्जियम को भी अल्टीमेटम अरसाल कर दिया कि जर्मन फोर्सेस को बेल्जियम से गुजरने की इजाजत दे दी जाए। अगर ये इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने कहा फिर हम सख्त कार्रवाई पर मजबूर होंगे, यानी ताकत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथियों, बेल्जियम के बादशाह अल्बर्ट वन ने जर्मनी को रास्ता देने से इनकार कर दिया। मैक्यूरस फेलोज, बेल्जियम इस जंग में एक न्यूट्रल मुल्क था और इसकी न्यूट्रलिटी की गारंटी दरअसल बरतानिया ने दे रखी थी। यानी बेल्जियम पर अगर कोई हमला करेगा, उसकी न्यूट्रलिटी खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उसे बरतानिया से लड़ाई करना होगी, जंग करना होगी। तो अब बेल्जियम ने जर्मनी को इनकार करते ही बरतानिया से मदद मांग ली। इतने में जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर करके अपनी फोर्सेस बेल्जियम में दाखिल कर दी थी। इसके नतीजे में अब बरतानिया को भी ऐलान जंग करना पड़ा था, जो अभी चंद मिनट पहले हम आपको बता चुके हैं। दरअसल उसके पीछे यही वाक़या था। फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होते ही जर्मन फौज ने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ शिल्फन प्लान पर अमल शुरू कर दिया। तब्दील शुदा प्लान के मुताबिक आपके दोस्तों जहन में रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तेज रफ्तार फौजी ट्रक अभी मिलिट्रीज के इस्तेमाल में नहीं आए थे।
ज्यादातर फौजी दस्ते पैदल सफर करते थे या फिर घोड़ों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारी तोपें और मशीन गन्स खींचने के लिए भी घोड़ों, गधों, हत्ता के कुत्तों तक को इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ट्रेनें भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होने लगी थीं, लेकिन इनकी रेशो काफी कम थी क्योंकि रेलवे ट्रैक्स हर जगह थोड़ी थे। तो साथियों, अगर जर्मन फौज के पास तेज रफ्तार गाड़ियां होती तो शायद शिलीफन प्लान उसी तरह चलता जैसा कि इसे सोचा गया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जदीद जराए न होने की वजह से इनका प्लान शुरू ही में सुस्त पड़ गया। जब जर्मन फौज फ्रांस की तरफ बढ़ने के लिए बेल्जियम पर हमलावर हुई तो बेल्जियन आर्मी से उनकी पहली बड़ी लड़ाई लीज शहर में हुई। इस शहर के गिर्द बेल्जियम फोर्सेस ने कम से कम 16 मजबूत किले बना रखे थे, 16 फोर्ट्रेस थे। इन तमाम किलों में भारी तोपें नस्ब थीं। 5 अगस्त से 16 अगस्त तक बेल्जियन फोर्सेस ने जर्मनों का डटकर मुकाबला किया। दोनों तरफ से हजारों सिपाही मारे गए। जर्मनों ने शहर पर एयरशिप्स, जिन्हें ज़ेपलिन भी कहा जाता था, उनसे भरपूर फिजाई हमले किए। 11 रोज की शदीद लड़ाई के बाद आखिर जर्मनों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ीं और बेल्जियम के एक और बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। लेकिन इस दौरान बरतानवी फौज भी फ्रांस के रास्ते बेल्जियम में दाखिल हो चुकी थी। फ्रेंच, ब्रिटिश और बेल्जियन फोर्सेस ने जनूबी बेल्जियम से लेकर पूरे जर्मन बॉर्डर के साथ बड़े पैमाने पर अब अटैक्स लॉन्च कर दिए थे। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द फ्रंटियर्स कहा जाता है। तो हम जर्मन फोर्सेस तमाम हमलों को पसपा करते हुए फ्रांस में कामयाबी से दाखिल हो गईं। बल्कि बेल्जियम के शहर मॉन्स में तो बरतानवी फौज का एक मुकाबला जर्मनों से हुआ और ब्रिटिश को बुरी तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब सूरत हाल ये थी कि बेल्जियम वाली साइड से बरतानवी और फ्रांसीसी फौजें शिकस्त खाकर तेजी से फ्रांस में पसपा होती जा रही थीं। पीछे हटने के इस अमल को उस वक्त के लिहाज से द ग्रेट रिट्रीट या अजीम पसपाई का नाम भी दिया जा रहा था। जर्मन फोर्सेस इस रिट्रीट करती हुई फोर्स के ताकुब में 250 किलोमीटर फ्रांस के अंदर तक आ गए। जल्द ही वो पेरिस से तकरीबन 40 किलोमीटर मशरिक में खड़े हो गए। बेल्जियम के रास्ते के अलावा जर्मन फोर्सेस अपने मुल्क के बॉर्डर से भी फ्रांस में दाखिल हो चुकी थी। अब जंग का नक्शा कुछ यूं था कि पेरिस से लेकर स्विट्जरलैंड, जो कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाक़या है और जंग में न्यूट्रल था, वहां तक जर्मन फोर्सेस फैल चुकी थीं। इनके मद्दे मुकाबिल फ्रांसीसी फौज थी जिसने दिफाई पोजीशन ले ली थी, जबकि नक्शे के मुताबिक आप देखें इस जगह पर बरतानवी फौज भी मौजूद थी। यूं लगता था दोस्तों कि पेरिस वाकई 40 रोज 40 डेज में जर्मनों के हाथों में होगा, जिसका दूसरा मतलब ये था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज फौज जर्मनों के घेरे में आ जाएगी, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। इसके बाद या तो एलाइड पावर्स सरेंडर पर मजबूर हो जाती या फिर इनकी पूरी फौज ही तबाह हो जाती। यहाँ एक बात आपको मुसलसल मद्देनजर रखना है कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और उनके दोस्त ममालिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स कहा जाता था, जबकि बरतानिया, फ्रांस और रूस अपने साथियों समेत एलाइड पावर्स कहलाते थे। तो इस पूरी सीरीज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सीरीज में, जहां भी हम सेंट्रल पावर्स का लफ्ज इस्तेमाल करें तो इससे हमारी मुराद जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और उनके दोस्त ममालिक होंगे। जबकि जहां एलाइड पावर्स का जिक्र आएगा तो इसका मतलब बरतानिया, फ्रांस, रूस और उनके इत्तेहादी ममालिक होंगे। तो अब ऐसा था कि सेंट्रल फोर्सेस यानी जर्मन फोर्सेस जिस हद तक आगे बढ़ चुकी थीं, ये फ्रांस और बरतानिया यानी एलाइड पावर्स के लिए दिल दहला देने वाली सूरत हाल थी। इनकी फोर्सेस का मोराल डाउन था, लेकिन इस मौके पर बुलंद मोराल वाले जर्मनों से एक बुलंद गलती हो गई, ऐसी गलती जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया। हुआ यह कि पेरिस के इतना करीब पहुंचकर जर्मनों ने अपनी फौजी पोजीशंस में कुछ रद्दोबदल कर लिया। इसका नतीजा ये निकला कि जर्मन फोर्सेस की पोजीशंस के दरमियान इस जगह पर, जो कि आप नक्शे में देख रहे हैं, एक बड़ा सा गैप बन गया। तकरीबन 50 किलोमीटर का गैप, 50 किलोमीटर का। इस वैक्यूम में, खाली जगह में कुछ ही जर्मन फौजी दस्ते थे जो इस गैप को दुश्मन के जवाबी हमले से बचाने के लिए नाकाफी थे। अब हुआ यह कि एलाइड पावर्स को, दुश्मन को जल्द ही इस गैप का पता चल गया। वो इस तरह कि उस दौर में हवाई जहाज इजाद हो चुके थे। फ्रेंच फोर्सेस के पास बहुत से छोटे पंखों वाले तैयारे, टर्बो तैयारे मौजूद थे। इन तैयारों को वो दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हीं तैयारों ने दुश्मन की सफ़ों में, सेंट्रल पावर्स की सफ़ों में मौजूद इस गैप को देख लिया था और इसकी तस्वीरें बनाकर अपनी हाई कमान को भेज दी थी। फ्रेंच और ब्रिटिश कमांडर्स ने दुश्मन की इस कमजोरी का भरपूर फ़ायदा उठाने का फैसला किया और अपनी फोर्सेस को इस गैप में दाखिल कर दिया। इस हमले को दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ द मान या दरिया मान की पहली जंग कहा जाता है।
एलाइड फोर्सेस ने इस खला में मौजूद थोड़ी सी जर्मन फोर्सेस को बुरी तरह रौंद डाला। इसके बाद उन्होंने गैप की राइट साइड पर यानी पेरिस से दूर वार्डन कस्बे की तरफ तैनात जर्मन फोर्सेस पर भी हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही कई एलाइड पावर्स के दस्ते शुमाल की जानिब यानी जर्मन फौज के बिल्कुल पीछे दरिया मॉन के पुलों पर काबिज हो गए। अगर ये दस्ते दरिया के साथ दोनों जानिब फैल जाते जैसा कि आप नक्शे पर देख रहे हैं, तो जर्मन फोर्सेस उनके घेरे में आ जाती। यानी एलाइड फोर्सेस को एलाइड पावर्स को घेरने की कोशिश में जर्मन अब खुद घेरे में आने ही वाले थे। जर्मनों के पास दोस्तों इस मुश्किल से बचने का अब एक ही तरीका था कि वो फौरी तौर पर पेरिस पर कब्जा करें और दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दें, क्योंकि इत्तेहादियों की सारी सप्लाईज तो पेरिस से ही आ रही थी। तो इस शहर के जर्मनों के कंट्रोल में जाने का मतलब था कि फ्रांस में फैली हुई एलाइड पावर्स पैरालाइज हो जाएंगी। पेरिस के मशरिक में फर्स्ट जर्मन आर्मी मौजूद थी और ये शहर उनके करीब ही था। इसके मुकाबले पर पेरिस का दिफा फ्रांस की 6th आर्मी कर रही थी। जर्मन फोर्सेस ने इस फ्रेंच आर्मी पर भरपूर हमला किया और लगता था कि वो उसकी सफ़ें तोड़कर अब किसी भी लम्हे पेरिस में दाखिल हो जाएंगे। पेरिस को खतरे में देखकर 2 सितंबर को फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना तमाम हुकूमती अमला पेरिस से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर इस शहर बोर्डो में मुंतकिल कर दिया। यानी हुकूमत ही शहर से फरार हो गई। शहर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, शहर के फौजी गवर्नर जोसेफ गेलियानी ने एक ऐसा काम किया जिसने पेरिस को तबाही से बचा लिया। हुआ ये कि महाज से मुसलसल ये खबरें आ रही थीं कि जर्मन फोर्सेस कामयाब होने वाली हैं, हमें मदद भेजो। यानी मजीद फोर्सेस को जल्दी से जल्दी महाज पर भेजा जाए। अब ऐसा था कि शहर में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट तो थी नहीं, लेकिन 600 टैक्सियां जरूर मौजूद थीं। इसके अलावा कुछ ट्रक नुमा गाड़ियां थीं और ट्रेनें भी मौजूद थीं। गेलियानी ने टैक्सी ड्राइवर्स को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर पेरिस से फौजियों को महाज पर मुंतकिल करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ ट्रक नुमा गाड़ियों से भी फौजियों को भेजना शुरू कर दिया गया। तो अब टैक्सी ड्राइवर्स ने 4-4, 5-5 फौजियों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर महाज जंग पर पहुंचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तकरीबन 6000 सिपाही 1-2 रोज के अंदर ही मैदान जंग में पहुंच गए और बर वक्त पहुंचे। इनकी आमद के साथ ही दुश्मन की पेशकदमी, सेंट्रल पावर जर्मनी की पेशकदमी रुक गई। 40 रोज में पेरिस पर कब्जे का शरीफन प्लान नाकाम हो चुका था। दोस्तों, पेरिस की टैक्सी से फौज की मुंतकली की याद में आज भी फ्रेंच कैपिटल में ये टैक्सियां चलाई जाती हैं। ये समझा जाता है कि पेरिस के टैक्सी ड्राइवर्स ने जंग का पांसा पलट दिया था। इस वाक़े को एलाइड फोर्सेस यानी बरतानिया और फ्रांस ने वॉर प्रोपेगेंडे और लोगों में जोशो खरोश पैदा करने के लिए खूब इस्तेमाल भी किया। इन टैक्सीज के मॉडल्स अजायब घरों में रखे गए और इनकी यादगारें भी बनाई गई। लेकिन हिस्टोरियंस साथियों इस पर मुत्तफिक नहीं है कि इन टैक्सीज ने पेरिस की लड़ाई में कोई फैसलाकुन किरदार अदा किया था। यानी ये जो रीइंफोर्समेंट टैक्सीज के जरिए महाज पर पहुंचाई गई थी वो शायद बहुत कम थी। हिस्टोरियंस के नज़दीक जर्मन फौज के पीछे हटने की वजह टैक्सियों में आने वाले फौजी नहीं थे, बल्कि खुद घेरे में आ जाने का खौफ था जिसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। मतलब 6th आर्मी ने, फ्रेंच आर्मी ने सेंट्रल पावर जर्मनी को शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि वो खुद खौफ के तहत पीछे हो गए थे। बहरहाल दोस्तों, टैक्सी सर्विस से महाज जंग पर कोई फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन जर्मन जल्द ही पेरिस के सामने हिम्मत हार गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि पेरिस को फौरी तौर पर फतह करना मुमकिन नहीं। ज़्यादा दिन वहाँ ठहरने में भी खतरा था कि वो दुश्मन के घेरे में आ जाए। चुनाचे पेरिस से लेकर ये पॉइंट जो आप नक्शे में देख रहे हैं, यहाँ तक पूरी जर्मन फोर्स उल्टे कदमों पीछे हट गई। दरिया मॉन के जिन हिस्सों पर अभी तक इत्तेहादियों का एलाइड पावर्स का कब्जा नहीं हुआ था, वहां से जर्मनों ने दरिया को अबूर किया और उसके पीछे एक और दरिया एन तक पसपा हो गए। उन्होंने एन रिवर को अबूर किया और इसके शुमाली किनारे के साथ नॉर्दर्न बैंक के साथ खंदकें खोदकर पोजीशंस लेना शुरू कर दी। यूं पेरिस पर 40 रोज में कब्जे का ख्वाब देखने वाले जर्मन 43 डेज के अंदर एन तक पसपा हो चुके थे। एलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस जो जर्मनों का ताकुब कर रहे थे, उन्होंने कई जगह से दरिया पार करके सेंट्रल फोर्स जर्मनी पर हमला कर दिया। ताहम खंदकों में पोजीशन लिए हुए जर्मन सिपाहियों ने ये हमले बुरी तरह नाकाम बना दिए। दरिया मॉन की पहली जंग में तकरीबन 2,63,000 एलाइड सोल्जर्स हलाक या जख्मी हुए थे। जर्मनों का नुकसान भी कम नहीं था, तकरीबन इतना ही था। इस शिकस्त ने दोस्तों जर्मन हाई कमान पर बहुत बुरा असर डाला।
जर्मन फौज के मरकजी कमांडर हेलमट वॉन मोल्टके के मुतालिक कहा जाता है कि शिकस्त का सुनकर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उनसे एक फिक्रा भी मंसूब किया जाता है जो उन्होंने मुबैना तौर पर जर्मन शहनशाह से कहा था। ये फिक्रा था, बादशाह सलामत, हम ये जंग हार गए हैं। शहनशाह विल्हेम II ने उन्हें मेडिकल बुनियादों पर कमान से हटा दिया और उनकी जगह एरिक वॉन फाल्केनहाइन को सेंट्रल जर्मन फोर्सेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया। मैक्यूरस फेलोज स्लीफन प्लान की नाकामी के साथ ही वेस्टर्न फ्रंट पर जल्द फैसला कुन फतह का जर्मन ख्वाब चिकनाचूर हो चुका था। 1914 के मौसम खिज़ां ऑटम सीजन में जब दरख्तों के पत्ते झड़े तो जर्मन फौजी ट्रेंचेस की सर्द मिट्टी में मुंह दिए गालबन सोच रहे थे कि शहनशाह मौज़म यह आपने क्या कर दिया। ट्रेंचेस खुदने के साथ ही साथियों सब समझ चुके थे कि घरों को लौटने में भी बहुत देर है। जर्मन हाईकमान भी जंग खत्म करने की जल्दी भी दिखाई नहीं दे रही थी। द ग्रेट वार ने दोस्तों यहां से एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। 1914 के आखिर और 1915 के शुरू तक बेल्जियम में समंदर से लेकर स्विट्जरलैंड तक तकरीबन 700 किलोमीटर तवील लाइन के दोनों तरफ जर्मन और एलाइड फोर्सेस खंदकें खोदकर इनमें बैठ चुकी थीं, पोजीशंस ले चुकी थीं। ये वेस्टर्न फ्रंट था जिसमें खंदकों की जंग, ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो चुकी थी। अगले 4 बरसों में इन खंदकों ने, इन ट्रेंचेस ने मिलियंस ऑफ पीपल, दसियों लाखों इंसानों की जानें ले ली। इतनी जानों के बावजूद महाज पर सूरत हाल ये रहती थी कि चंद फीट और चंद मीटर से ज्यादा कोई फौज दूसरे को पीछे नहीं धकेल पाती थी। ट्रेंच फ्रंट तकरीबन फिक्स ही रहता था। दरअसल जर्मनों ने स्लीफन प्लान को कामयाब बनाने की जल्दी में एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने मशरिक में ईस्टर्न फ्रंट पर रूस के साथ अपना बॉर्डर खुला छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। रूस की जाइगेंटिक मिलिट्री मशीन के सामने महज एक छोटी सी कमजोर सी जर्मन फौज खड़ी थी जो दिफा के लिए हरगिज काफी नहीं थी। जर्मनों की इस गलती का फायदा उठाकर रूस की 2 ताकतवर फौजें जर्मनी में दाखिल हो गईं। दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए वापस लौटने का किस्सा अब कई खिजाओं तक फैलने वाला था। यहाँ तक कि दोस्तों वो लम्हा भी आ गया जब एक शहनशाह फूट फूट कर रोने लगा। ऑटोमन अंपायर भी जंग में शरीक हो गई और इसे एलाइड फोर्सेस से, एलाइड पावर्स से गैलीपोली में 2-2 हाथ करने पड़ गए। ये सब वाकयात भी दोस्तों हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगली किस्त में दिखाएंगे, जरूर देखिए। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जदीद तारीख का अहम तरीन वाकया था। इसकी मुकम्मल कहानी जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ जानिए कि जापान पर आखिर एटम बम फेंकने की जरूरत क्या थी, और ये रही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और क्रूसेड्स की मुकम्मल कहानी।